हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिंदुस्तान पाकिस्तान से मुतालिक जानकारियां देते हैं। फोकस हमारा पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हो। तो इस हवाले से मेरे पास कुछ खबरें मौजूद हैं नाजरीन। उनमें एक तो ये है कि जो इस वक्त के मौजूदा पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के वजीर आजम हैं, उनकी असम्बली के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो काफी कम हो गई है। उनकी कोशिश थी कि वो अपनी एक नई सियासी जमात खड़ी करें और उसके लिए उन्होंने बड़ी तोक़दो की, लेकिन ना सिर्फ ये कि वो पार्टी नहीं बना पा रहे, बल्कि वो अभी तक मिनिस्ट्रीज जो देनी है उन्होंने जिन लोगों को, वो भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ और उसमें डिले हो गया है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवर हक को सिर्फ 22 मेंबरान की हमायत हासिल है आउट ऑफ आई थिंक 51। तो एक तो ये है, और दूसरा जो है वो ये है कि चौधरी अनवर हक जो है पीओजे के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ज़कात मुनाफा फंड के ऊपर, यानी ज़कात प्रॉफिट फंड जो था 1985 एक्ट के तहत जो बनाया गया था, वो उसको तमाम मारात उसकी ख़त्म कर दिए हैं और उसके साथ साथ मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बंद कर दी हैं। ये बड़ा शौक है पाकिस्तान और पीओजेके के जो गवर्नमेंट्स होती हैं, और कुछ इनसे होता नहीं है तो ये मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर देते हैं, तो ये बंद कर दी हैं। इसके अलावा जो है वो सूरत हाल इस तरह है कि जेलम वैली से ये खबर आई है कि 2005 के ज़लज़ले में जो स्कूल तबाह हुए थे ज़लज़ले की वजह से, वो 18 साल गुजरने के बाद भी अभी तक रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुए और बच्चे खुले आसमान तले, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो खुले आसमान तले क्लासेस लेने पर मजबूर हैं। और हटिया बाला के दूर अफ्तादा देहात का भी यही हाल है। एक नाला है नाजरीन, उस नाले के ऊपर जो है एक आरजी टेम्परेरी लकड़ी का पुल बनाया गया था, जिससे गिरकर अब तक कई बच्चे हलाक हो चुके हैं, ये कहा जा रहा है। दूसरा ये है कि जो, जैसा आप जानते हैं, पाकिस्तान में जो है वो बिजली के बिलों के खिलाफ हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं और पीओजेके में तो बाकायदा सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चल रही है इस हवाले से। और 28 तारीख को इस दफा फिर बहुत बड़ा पूरे पीओजेके में मुजाहरा, एहतजाज और धरने दिए गए। तो इस हवाले से रावलाकोट से हमें जो खबर आई है वो ये है कि रावलाकोट में 54 यानी 54,000 जो बिजली के कनेक्शन थे, उनमें उनके बिलों में से सिर्फ 4% बिल जमा हुए, यानी 54%, 54,000 जो थे वो कनेक्शंस के सिर्फ 4% बिल जो आए हैं वो जमा हुए हैं। उधर दूसरी तरफ नाजरीन, कश्मीर में खबर आई है कि बल्कि मनोज सिन्हा जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर है यूनियन टेरिटरी, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज को अब तक 86,000 करोड़ के 86,000 करोड़ के जो है वो 86,000 करोड़ के प्रपोजल्स मिले हैं इन्वेस्टमेंट के वहां पे। तो ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है हम आज बात थोड़ी करेंगे उस पे इजराइल हमास जंग पे भी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान, आपके जाने पहचाने मेजर जनरल AK सिवाज सर। 22 साल तक जम्मू कश्मीर में इन्होंने खिदमात दी हैं, फॉर्मर चीफ एंड टेरिटोरियल आर्मी के। नमस्ते जनरल साहब, आपका आज के शो में बहुत स्वागत है। जनरल साहब, जम्मू कश्मीर में क्या होने जा रहा है? सुना है कि वहां पे जो है वो तब्दील कर रहे हैं BG को, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हाइब्रिड किलिंग हो रही है इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। ये क्या हो रहा है, जरा थोड़ा दर्शकों को बताएंगे हमारे प्लीज। हाँ, देखो ये सच्चाई है मिर्जा साहब। अभी जो मिस्टर दिलबाग सिंह थे वो रिटायर हो रहे हैं और वो आज 31 अक्टूबर उनका लास्ट डे था। और मिस्टर RR स्वैन वो नए DGP हैं। और स्वैन साहब कोई नए नहीं हैं जम्मू कश्मीर के लिए।
वो अभी डीआईजी जो यहाँ पर डीआईजी, आईजी, एसपी रह चुके सभी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट जम्मू और कश्मीर में, और अभी स्पेशल डीजी थे ये सीआईडी के 2020 से। तो बिल्कुल वाकिफ हैं और हर एक चीज को समझते हैं, और बहुत अच्छी चॉइस से है कि मिस्टर दिलबाग के बाद आर स्वैन, और मिस्टर दिलबाग ने भी बहुत अच्छा काम किया। मगर कहीं ना कहीं जैसे टेक ओवर कर रहे हैं कहीं, अब यह हाइब्रिड किलिंग जो है, क्योंकि सच्चाई यह है कि वहां पर अब जम्मू और कश्मीर में अमन शांति है, लोग खुश हैं, टूरिज्म बहुत अच्छा हुआ है, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हुआ है इस साल। और अभी जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन हुए, और अब हो क्या रहा है, ट्रेनें भी चल पड़ी हैं, और इस बार विंटर जो टूरिज्म है उस पर भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि कुछ ना कुछ हाइब्रिड वारफेयर करे। तो ये 3-4 दिन में 3 किलिंग हुई है, जिसमें 2 पुलिसमैन, एक जो एसएचओ था पुलिस का, जो कि अपनी सिविल टाइम में क्रिकेट खेल रहा था, उसको मारा गया। एक आज हेड कांस्टेबल को बारामूला में अपने घर से बाहर निकला, उसको मारा गया। और इसी प्रकार से एक जो बेसिकली वर्कर था बिहार से, उसको मारा गया। ये सच्चाई है, ये हाइब्रिड वारफेयर है। अब क्योंकि आतंकवाद का सफाया हो चुका है जम्मू कश्मीर में, करीब करीब 30-40 के करीब आतंकवादी रह गए हैं, उनका कोई अभी ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर सके, वो अपने बिलों में छुपे हुए हैं। मगर ये हाइब्रिड किलिंग ये है कि किसी सिविलियन को, ओवरग्राउंड वर्कर को एक पिस्टल दे दी जाती है और एक टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट को हिट करके उसके बाद सोसाइटी में मिल जाता है। तो इस टाइप की जो कार्रवाई पाकिस्तान कराने की कोशिश कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि अभी भी टेररिज्म जिंदा है जम्मू और कश्मीर में। मगर सच्चाई ये है कि अब बिल्कुल वो लास्ट स्टेज पे है आज जो टेररिज्म, क्योंकि जहां साउथ कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से पहले समय में रेडिकलाइजेशन भी होता था, वो भी बिल्कुल खत्म है। और अभी पत्थरबाजी की घटनाएं तो लास्ट 2-3 साल से आफ्टर आर्टिकल 370 और 35A के बाद बिल्कुल नहीं। तो अमन शांति है, ये हाइब्रिड वारफेयर, क्योंकि अभी नए डीजी टेक ओवर कर रहे हैं, वो एक प्रकार उनको बैकफुट पे डालने की कोशिश होगी ये, मगर ये सक्सेस नहीं होगी। और ये जो आतंकवादी गिने चुने रह गए हैं जो 30-35 के करीब, ज्यादा से ज्यादा 50, वो भी उनका काम अगले साल तक खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर आज की तारीख में बहुत ही एक प्रकार प्रॉस्परस स्टेट बनने वाली है भारत की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वहां पर रेलवे पहुंचने से जो ट्रेड बढ़ा है जम्मू और कश्मीर में, वो काबिल तारीफ है। और 86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया इस साल। और यही नहीं, जो सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी मन बना लिया है वहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना। तो ये सच्चाई है। अभी आप देख लो मिर्जा साहब की किस प्रकार से वहां पर डेवलपमेंट हो रही है। और अब जो कनेक्शन हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का, स्पेशली श्रीनगर का कनेक्शन जो अब हो जाएगा लेह लद्दाख से, 24 घंटे जो टनल बन रही है वो भी अगले साल तक तैयार हो जाएगी। उससे बिल्कुल बहुत ज्यादा बदलाव आएगा कि जम्मू और कश्मीर में ही नहीं, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम अभी लेह लद्दाख में भी होने वाला है, न्यूब्रा वैली में भी। और वहां से 2 कनेक्टिविटी हो जाएंगी, एक तो 24 घंटे के लिए ये जो आपकी श्रीनगर से लेह के लिए हो जाएगी, और उसके बाद आपके कुल्लू मनाली से भी जो दारचा की तरफ से जाके निमू दारचा से निमू जाता है, उस रास्ते में भी अब सिंकाला टनल बन रही है, उससे भी 24 घंटे की आपकी और 24/7 12 मंथ इन ईयर कनेक्टिविटी होगी। तो सच्चाई यह है कि रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म जो हो रहा है उससे भी डबल हो जाएगा आने वाले 1-2 साल में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो लद्दाख में है। अमन शांति, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी का अब एक प्रकार से मुजाहरा हो रहा है जम्मू कश्मीर में। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ठीक नहीं लग रहा। पाकिस्तान की खुद की हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान टूटने के कगार में, पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, न पानी, न बिजली, न खाना, न पीना। और आज लोग कह रहे हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में आईएसआई कुछ करके दिखाना चाहती है कि ऑल इज नॉट वेल इन जम्मू एंड कश्मीर, जो बिल्कुल झूठ है, गलत है मिर्जा साहब। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने वो
आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, एक 2 वीडियोज़ हमने इकट्ठी की हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूँ पीओजेके की। ये 28 तारीख की वीडियोज़ हैं, जो वहाँ पूरे पीओजेके में मुज़ाहरे हुआ। आप देखें, बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है वो मुज़ाहरे कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। हम नहीं मानते जुल्म के सामने, हम नहीं जानते जुल्म के सामने, जुल्म नहीं मानते जुल्म के। तुम्हारे साथ बड़े चलो, जुल्म तुम्हारे साथ बड़े चलो, मुद्दे तुम्हारी मुंतजर बड़े चलो, आटा सब्सिडी पाली के लिए बड़े चलो, सालमाना टैक्स के खिलाफ बड़े चलो, सालमाना टैक्स के खिलाफ बड़े चलो, राष्ट्रीय दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े चलो, मुद्दे किसे पहुंचता है बड़े चलो, मुद्दे तुम्हारी मुंतजर बड़े चलो, मुद्दे तुम्हारी मुंतजर बड़े चलो, मुद्दे तुम्हारी मुंतजर बड़े चलो, देशों में देशों जिदोजहद देशों, देशों में देशों जिदोजहद देशों, खतों में खिलाड़ियों में जिदोजहद देशों, खजानों में हवानों में जिदोजहद देशों, देशों में देशों जिदोजहद देशों, देशों में देशों जिदोजहद देशों, सालमाना टैक्स के खिलाफ जिदोजहद देशों, मुद्दे किसे मुत्तहिद। तो आपने देखा कि ये पीओजेके के हालात हैं। इस दफ़ा जो है आज का पिछला प्रोग्राम भी हमारा नहीं सही टाइम पे हो सका, और ये प्रोग्राम भी जो है हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ वक्त तब्दील हुआ है हमारा। बहरहाल जनरल साहब, चलते चलते जरा इजराइल का बताएं। सुना है मिस्र ने कुछ ह्यूमन कॉरिडोर खोला है वहां पे। हाँ, देखो सच्चाई है मिर्जा साहब, लड़ाई बहुत जोरों से चली हुई है और काफी कैजुअलिटी हो रही है पैलेस्टाइन की सिविलियन की। ये एक मुझे लगता है चिंता का विषय है, क्योंकि इजराइल तो हमास के पीछे तो जा रहा है, मगर हमास जो है वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है और लोगों के साथ मिला हुआ है। सच्चाई यह है कि जो उसके हेडक्वार्टर हैं वो स्कूलों के नीचे हैं, वो हॉस्पिटलों के नीचे हैं और मॉस्क के नीचे। तो जैसे जैसे उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है इजराइल, उससे जो सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होगी, करीब करीब 10,000 के करीब सिविलियन कैजुअलिटी हो गई है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड के लिए, इनका क्या होगा। और अभी वहां पर ना बिजली है, ना पानी है, ना फ्यूल है, ना फूड है, ना इंटरनेट काम कर रहा है, वो सब कट कर दिए हैं इजराइल ने। इसके कारण हॉस्पिटल भी नहीं कर पा रहे हैं और लोग जो हैं काफी हद तक करीब कहते हैं 20,000 के करीब लोग घायल हैं और उनको कोई मदद नहीं। तो अभी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो इजिप्ट ने अपना हाफा का जो बॉर्डर था वो खोल दिया है उन कैजुअलिटीज के लिए, उन बंदों के लिए जो इंजर्ड है, कि वो उनकी ट्रीटमेंट इजिप्ट में हो सके। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ह्यूमन कॉज है, क्योंकि पहले इजिप्ट अपने बॉर्डर को नहीं खोल रहा था, वो कह रहा था कि हम रिफ्यूजी नहीं ले सकते, हमें डर है कि ये रिफ्यूजी वापस नहीं जाएंगे। इनफैक्ट मुस्लिम वर्ल्ड ने किसी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया था पैलेस्टीन को, मगर अभी इजिप्ट ने अपना मन बदला है, स्पेशली उन कैजुअलिटी को देखते हुए, क्योंकि कोई हॉस्पिटल जो हैं अभी गाजा पट्टी में काम नहीं कर रहे, तो वहां पर बिजली नहीं है, इसके कारण डॉक्टर्स ऑपरेशन भी नहीं कर सकते और कैजुअलिटी भी बहुत होगी। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में चिंता का विषय यही है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इसमें ज्यादा नुकसान होगा लोगों का, सिविलियंस का, और वो है पैलेस्टाइन के वो लोग जिसकी कोई भी लेना देना इस लड़ाई से नहीं था। और हमास को अब इजराइल का ने तो मन बना लिया है
कि वो जब तक नहीं रुकेगा, जब तक वो हमास को बिल्कुल खत्म नहीं कर दे, उसके लिए मुझे लगता है समय लग सकता है। और ये भी एक चिंता का विषय है कि जो इजराइल और बाकी इंटरनेशनल हॉस्टेजेस बढ़ा रखे हैं 240 के करीब, उनका क्या होगा और उनको कैसे बचाने की इजराइल कोशिश करेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। मगर ये सच्चाई है, ये लड़ाई एक बहुत भयानक रूप में पहुंच गई है और ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रेजेडी ये है कि सिविलियंस की डेथ हो रही है और वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, इट इज डिसएडवांटेज टू इजराइल, क्योंकि जो सिंपैथी इजराइल को थी, जो हमास ने हमला किया था 7 अक्टूबर को, एक टेररिस्ट एक्शन था, एक जेनोसाइड था, वो अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे पैलेस्टाइन के सिविलियन मरते जा रहे हैं, वो सिंपैथी अब उधर जा रही है। ये भी एक सोच विचार करना पड़ेगा कि ये लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो, ये पीस हो, सीज फायर हो डिक्लेयर, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि स्पेशली जो पैलेस्टाइन के सिविलियंस हैं वो मारे जा रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। मिर्जा साहब। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इजराइल को भी तो ये पता है ना कि भाई मैं जहां बम गिरा रहा हूं वहां पे हमास के ठिकाने तो हैं, लेकिन 7 लोग भी मर रहे हैं। तो क्यों इजराइल फिर ये बमबारी कर रहा है? उसकी भी कोई लॉजिक होगी ना जिसके तहत वो कर रहा है। आखिर पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया अब ये भूल गई है कि हमास ने इजराइल पे हमला करके 1500 लोग मारे, लोगों के गले काटे, बच्चों के गले काटे, वो भूल गए हैं। अब सारी दुनिया ये कह रही है कि फलस्तीन मर रहा है, फलस्तीन मर रहा है। तो ये इजराइल फिर क्यों कर रहा है? क्या इजराइल को समझ नहीं है इस चीज की? या नेतन्याहू जो है वो अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत लो हो गई थी, वो इस वॉर को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि मैं अपने आप को नेशनल हीरो बनाऊं? हाँ देखो, बातें तो सारी हैं। जो आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक बहुत बड़ा फेलियर था इंटेलिजेंस का, मोसाद का, और जो एक इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस का। और कहीं ना कहीं इसमें नेतन्याहू, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो बाकी जगह भी फेल हो चुके थे, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं। और उसके बाद वो जुडिशरी का जो एक प्रकार से रजिस्टेंस चला हुआ था, आंदोलन चला हुआ था, वो भी कॉज ऑफ कंसर्न था। मगर सच्चाई ये है कि जो 7 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से अब लड़ाई हो रही है इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल नेतन्याहू के पास और कोई चॉइस है नहीं। उसको पता है कि अगर ये लड़ाई में इजराइल हमास को खत्म नहीं कर पाया तो वैसे ही उसकी गद्दी जाने वाली है। और वो मुझे लगता है कि उसको ये लगता है कि अगर हमास को हम खत्म कर पाए तो शायद एक मुझे पॉलिटिकल एडवांटेज मिल सकता है। और ऐसे में उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि जो हमास है उसको जड़ से मिटा देंगे। जो अभी गाजा पट्टी में प्रॉब्लम ये है कि जो हमास है वो सिविलियन की वो ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है और वो उन इलाकों में अपने हेडक्वार्टर बनाना है जहाँ सिविलियन के इलाके हैं। इजराइल ने बड़ी कोशिश की कि नॉर्थ गाजा से लोग निकाल के साउथ गाजा की तरफ जाएं, मगर वो बात बनी नहीं क्योंकि इतने लोग जा नहीं सकते, 20 से 22 लाख है। तो अब सच्चाई है कि जैसे ही अटैक करता है इजराइल जो हमास की मिलिट्री हेडक्वार्टर, उसके साथ कोलेटरल डैमेज बहुत हो रहा है क्योंकि वहां पर सिविलियन इलाकों में है और वो सिविलियन इलाकों से एक प्रकार से ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करें। तो ये चिंता का विषय तो है, इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में पैलेस्टाइन के सिविलियंस की बहुत कैजुअलिटी हो रही है। दूसरा, इजराइल के लिए चिंता का विषय है कि वो एक टनल डिफेंसेस को कैसे अब टैकल करेगा, किस प्रकार से हमास को खत्म कर पाएगा, कितनी जल्दी खत्म कर पाएगा, क्योंकि ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्पेशली सिविलियंस की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है और उससे जो सिंपैथी है जो किसी हालात में इजराइल की तरफ आई थी 7 अक्टूबर के ऑपरेशन के बाद, अब मुझे लगता है वो जाती जा रही है। अब पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि जिस प्रकार से पैलेस्टीन जो नॉर्मल सिविलियन उनकी ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है, तो अब जो एडवांटेज जो है वो पैलेस्टीन की तरफ है। अब यूरोप के अंदर भी लोग आने लगे हैं सड़कों पे, अपने गवर्नमेंटों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस लड़ाई को बंद किया जाए और ये लड़ाई जो है इसके अंदर कैजुअलिटी बहुत है। क्या ईरान इसके अंदर जंप मार सकता है? मुझे लगता नहीं कि ईरान ऐसी गलती करेगा, क्योंकि उसको
काउंटर करने के लिए अमेरिका ने मेडिटेरेनियन सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और 25,000 के करीब अपने सैनिक लगा रखे हैं। इस लड़ाई के अंदर हिजबुल्ला और हवाती रेबल जो है वो आगे है। हिजबुल्ला जो लेबनान में है वो फायर कर रहा है। मुझे लगता है कि ये हमास के साथ साथ जो इजराइल हो सकता है हिजबुल्ला की तरफ भी जाए, क्योंकि वो चाहता नहीं कि हिजबुल्ला जिंदा रहे, क्योंकि हिजबुल्ला हमास से भी ज्यादा ताकतवर और इसी प्रकार से यमन से हौती रेबल भी करे। तो ये लड़ाई रहेगी तो इसी इलाके में, ये बढ़ेगी नहीं, मगर ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सच्चाई ये है कि अभी भी बहुत कुछ इतनी जल्दी हमास को खत्म करना बड़ा मुश्किल है गाजा पट्टी में, क्योंकि वो टनल डिफेंसेस उसकी हैं, प्रोग्रेस बहुत धीरे हो रही है और इससे क्या हो रहा है, जो कैजुअलिटी है सिविलियंस की वो बहुत ज्यादा हो रही है और वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और क्योंकि बिजली, पानी और खाना पीना सब बंद है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आ रही है 30 से 35 ट्रक वो काफी कम है, और जो ट्रक आ रहे हैं उसका सामान हमास खुद ले रहा है, सिविलियंस को नहीं जाने दे रहा। ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है। अगर वहां पर डीजल आता है तो डीजल जो है वो खुद लेना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर टनल डिफेंस में रहना है तो वहां के जनरेटरों के लिए डीजल वगैरह चाहिए जो उसका खत्म हो गया। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि सिचुएशन काफी नाजुक है और ऐसे में सिविलियन की जो कैजुअलिटी है वो एक बहुत ही चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड में, कि अब ज्यादा से ज्यादा देश से यही आवाज आ रही है कि अब ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, सीज फायर डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मर रहे हैं। मगर ये सच्चाई है, ये अच्छी बात है कि अरब ने अब हाफया जो अपना बॉर्डर वो खोल दिया है उन पैलेस्टाइनों को जो कि अभी इंजर्ड है, सो दैट उनकी ट्रीटमेंट अब इजिप्ट में हो पाए। मिर्जा साहब, ठीक है, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन क्या अफसोस नहीं होता कि लंदन से लेके ग्लासगो तक और न्यूयॉर्क से लेके पेरिस तक पूरी दुनिया में लोग गाजा के जंग के हवाले से फलस्तीन के झंडे लेकर निकलते हैं और इजराइल के खात्मे और यहूदियों को के कत्लेआम के नारे लगाते हैं और उस पुरजोश होकर नारे लगाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज जो है वो आज के 21वीं सदी में नाजीइज्म इंतहाई खौफनाक रूप से एक दफा फिर हमारे सामने आ रहा है। मुसलमानों को ये सोचना होगा कि क्या दूसरी जंग अजीम में जो हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों को निशाना बनाकर पूरी दुनिया में कत्लेआम किया, कहीं मुसलमान उसी किस्म के मिलते जुलते प्रोपेगेंडे की वजह से हमास, तालिबान, आईएसआईएस और दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों के हाथों इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।